दुनिया की जीडीपी करीब 569 लाख करोड़, भारत की अर्थव्यवस्था 19 लाख करोड़, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था का महज 3%। लेकिन 97% की अर्थव्यवस्था अब 3% की अर्थव्यवस्था पर टकटकी लगाए बैठी है। ये हम खुद नहीं, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रही है। For emerging and developing economies, we forecast a pickup in growth from 3.7% in 2019 to 4.4% in 2020 and 4.6% in 2021. Now we have downward revisions of 0.2% for all of the 3 years. The biggest contributor to the revision is India, where growth slowed sharply owing to stress in the non-bank financial sector and weak rural income growth. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, जिन्होंने हाल ही में PM से भी मुलाकात की थी, दावा कर रही हैं कि दुनिया की आर्थिक सुस्ती के लिए आर्थिक मोर्चे पर भारत का खराब प्रदर्शन जिम्मेदार है। For emerging and developing economies, we forecast a pickup in growth from 3.7% in 2019 to 4.4% in 2020 and 4.6% in 2021. Now we have downward revisions of 0.2% for all of the 3 years. The biggest contributor to the revision is India, where growth slowed sharply owing to stress in the non-bank financial sector and weak rural income growth. साथियों नमस्कार। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने अपने अनुमान जारी किए हैं 2020 के लिए, और इन अनुमानों के तहत भारत साउथ एशिया का तीसरा सबसे गरीब देश बनने की ओर अग्रसर है। अगर हम इन अनुमानों की बात करें तो इसमें पर कैपिटा GDP की भी चर्चा की गई है, और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को देखें तो भारत की पर कैपिटा GDP इस वर्ष 10.5% की गिरावट के साथ $1877 हो जाएगी। और अगर हम बात बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP 4% की वृद्धि के साथ $1888 हो जाएगी। इन आंकड़ों से हम स्पष्ट रूप से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 2020 में भारत से मजबूत रहेगी और भारत साउथ एशिया का तीसरा सबसे गरीब देश बन जाएगा। हमसे नीचे सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान ही बचेंगे। India's GDP may contract 10.3% in FY21, says IMF. फिर कह रहे हैं अगले साल 8.8% का बाउंस बैक हो सकता है। वो हमने दर्शकों को समझाया है कि 10.5 या 10.25% गिर जाओ और उसके बाद 8% गिरो, उसके मायने क्या है। इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा है डीप कट, IMF सीज डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन। और ये पहले IMF 4.5% की गिरावट की आशंका अनुमान लगा रहा था, अब ये कह रहा है 10.3। साथियों इसी के साथ साथ IMF ने यह भी कहा है कि श्रीलंका, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश जैसे देश, इनकी अर्थव्यवस्था भारत से मजबूत रहेगी, भारत से अच्छी रहेगी 2020 में। मतलब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि हम कहां से कहां आ गए। क्योंकि साथियों आज से अगर हम 5 वर्ष पहले की बात करें तो बांग्लादेश के कंपैरिजन में पर कैपिटा GDP हमारी लगभग 40% तक ज़्यादा रहती थी, लेकिन आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, हर भारतवासी के लिए बहुत दुख की बात है। और ये हमारे लिए सिर्फ दुख की बात नहीं है, ये हमारे लिए अब एक मूल्यांकन का समय भी आ चुका है कि हम ये मूल्यांकन करें कि आखिर क्यों हम हर दिन तरक्की की ओर ना जाने की बजाय हर दिन नीचे गिर रहे हैं, हम क्यों हर दिन बर्बादी के नए आयाम छू रहे हैं। हमें इस पर विचार जरूर करना पड़ेगा। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब महंगाई काबू में होगी और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। लेकिन लगता है कि मोदी के राज में तो विकास नामुमकिन ही है, क्योंकि महंगाई बेकाबू है और अर्थव्यवस्था धड़ाम है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब सुधरेंगे हालात, कैसे होगा देश का बेड़ा पार। इन सवालों के जवाब सरकार से देते नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि हालात ठीक नहीं होंगे। IMF ने नया अनुमान जताया है कि महामारी से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष के दौरान 10.3% की बड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि इसके साथ ही IMF ने कहा कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.8% की जोरदार बढ़त दर्ज की जाएगी। IMF की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में 4.4% की गिरावट आ सकती है। वहीं 2021 में 5.2% की जोरदार वृद्धि के साथ आगे बढ़ने का अनुमान है। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 के दौरान दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में केवल चीन ही एकमात्र देश होगा जिसमें 1.9% की वृद्धि दर्ज की जाएगी।
रेटिंग एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि महामारी का कितना गहरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जिसकी वजह से जनता को नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन खासा प्रभाव भारत की जनता पर ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ काम धंधे ठप पड़ने के साथ साथ महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द स्थिति में सुधार होगा, लेकिन ये उम्मीद टूटने वाली है। IMF ने गिरावट का अनुमान जता दिया है, लेकिन इससे पहले विश्व बैंक भी खतरे की घंटी बजा चुका है। बैंक ने कहा था कि भारत की GDP इस वित्त वर्ष में 9.6% घटेगी। इसके अलावा मूडीज समेत अन्य कई बड़ी रेटिंग एजेंसियां पहले से ही GDP में गिरावट की आशंका जाहिर कर रही हैं। इन आंकड़ों के बाद जनता को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। इन अनुमानों को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। एक तो भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही ठीक नहीं थी, पहले ही संकट से जूझ रही थी, लेकिन जब से ये कोरोना महामारी आई है और सरकार द्वारा अनप्लैन्ड लॉकडाउन नागरिकों पर थोपा गया है, तब से अर्थव्यवस्था की स्थिति और गंभीर हो चुकी है। और साथियों, मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये अर्थव्यवस्था पूर्णतः भी डूब सकती है। ऐसे में जब मीडिया के लोग हमारे देश की वित्त मंत्री से ये सवाल पूछते हैं कि GDP क्यों गिर रही है, तो वो कह देती हैं बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। और साथियों, इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात को हम स्वीकार सकते हैं कि यह देश मोदी जी नहीं चला रहे हैं, यह देश भगवान भरोसे चल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जब भारत देश भगवान भरोसे चलेगा तो नागरिकों का क्या होगा। इसलिए अब आपको ये निर्णय करना है कि क्या आपको हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहना है या बाहर निकल के सड़कों पर उतर के सरकार से ये सवाल पूछना है कि अर्थव्यवस्था कैसे सुधारोगे, हमें नौकरी कैसे दोगे, चीन को भारत के बाहर कैसे फेंकोगे, ये जो 3 कृषि काले कानून आ रहे हैं इनसे हमें क्या लाभ होगा, और अगर कोई लाभ नहीं होगा तो फिर ये क्यों आ रहे हैं। IMF ने पूरे विश्व के विकास दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का भी ग्रोथ रेट घटा दिया। भारत में 2019-20 में विकास दर 4.8% रहेगी, 2020 में 5.8% और 2021 में 6.5% रहेगी। IMF ने इसके पीछे भारत में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के खराब प्रदर्शन और ग्रामीण इलाकों में लोगों की घटती आमदनी को जिम्मेदार ठहराया है। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के साथ साथ विश्व बैंक ने भी अपना अनुमान जारी किया है 2021 के लिए, जिसके तहत 9.6% की गिरावट भारत की GDP में 2021 में होगी। यह भी हम लोगों के लिए बहुत दुखद कर देने वाला आंकड़ा है, क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से 2020 और 2021 इन दोनों वर्ष के लिए जो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके जो अनुमान आ रहे हैं वो कितने नकारात्मक हैं। और मेरा मानना ये है, एक तो हम वैसे ही बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, हम वैसे ही आर्थिक तंगी की समस्या से जूझ रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों की स्थिति गंभीर हो चुकी है। अगर ऐसे में यह आंकड़े 2021 तक के लिए सही साबित होते हैं तो फिर 2021 में भारत देशवासियों की स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान हमें लगाना होगा। मध्यम वर्गीय की स्थिति क्या होगी, गरीब परिवारों की स्थिति क्या होगी। साथियों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, आज भारत देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से गांव हैं, ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं, ऐसे बहुत से मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनके यहाँ अब खाने की भी समस्या आने लगी है। तो ग्रामीण इलाकों की गरीबी और बैंकों की सुस्ती ने भारत की अर्थव्यवस्था को दिक्कत में डाल दिया है। ये बात तो खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मान चुकी है। आज भारत कई संकटों से जूझ रहा है। चीनी घुसपैठ हो रही है, हम कोरोना काल से जूझ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है। लेकिन इन सारे संकटों से बड़ा संकट जो है वो ये संकट है कि हमारी सरकार इन संकटों को गंभीरता से नहीं ले रही है। जब विपक्ष के नेता उनसे सवाल पूछते हैं तो वो उन सवालों को गंभीरता से नहीं लेते। जब आप इन सवालों को, इन संकटों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो इनका समाधान आप कैसे खोजेंगे। भाजपा सरकार का मानना यह है कि कैसे भी करके हिंदू मुसलमान कर दो, कैसे भी करके सुशांत सिंह का मुद्दा उठा दो, कैसे भी करके कंगना रनौत का मुद्दा उठा दो और चुनाव जीत लो, अपनी सरकार बना लो। इसी के साथ साथ मोदी जी की छवि पर खूब पैसा खर्च करो। PR एजेंसीज, मीडिया के माध्यम से मोदी जी का चेहरा चमकना चाहिए। चाहे किसान मर जाए, चाहे चीन घुस जाए, चाहे पूरी अर्थव्यवस्था गिर जाए, पर मोदी जी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इन 2 सिद्धांतों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य है, कैसे भी करके भारत की सत्ता पर बैठे रहें। और साथियों, यही आज सबसे बड़ा संकट है। आज सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी नहीं है, आज सबसे बड़ा संकट चीनी घुसपैठ नहीं है, आज सबसे बड़ा संकट गिरती अर्थव्यवस्था नहीं है। आज सबसे बड़ा संकट ये है
कि भारत देश की सरकार इन संकटों को संकट मान ही नहीं रही है। वो इन संकटों पर चर्चा करने के लिए ही नहीं तैयार है। और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं इस देश के सभी भारतवासियों को ये कहना चाहता हूं कि जब सरकार जो है वो इस देश के असल मुद्दों की बजाय आलतू फालतू की बात करने लगे, तब इस देश के नागरिकों का दायित्व और बढ़ जाता है। इस देश के नागरिकों का ये दायित्व है कि वो सरकार को असल मुद्दों पर लेके आए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी चैनल्स ये दिखाते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को 302 सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में 302 की धारा लगनी चाहिए, उन सारे चैनलों को बाइकआउट करना आज इस देश के नागरिकों का धर्म है। और हर दिन सोशल मीडिया या जिस भी रूप में आप सक्षम हैं, सड़क पर उतरने के लिए सक्षम है तो सड़क पर उतरिए। सोशल मीडिया में वीडियो बना के अगर आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं तो सरकार से सवाल पूछिए कि हमारी अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है, हम बेरोजगार क्यों हैं, हमारी हेल्थ व्यवस्था खराब क्यों है। क्योंकि जब आप असल सवाल पूछेंगे, जब इस देश का हर नागरिक असल सवाल पर आ जाएगा, तब धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति और ये जो इमेज बनाने वाली राजनीति, ये छवि बनाने वाली राजनीति है, ये स्वतः खत्म हो जाएगी। इसलिए साथियों, इस संकट के दौर में आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम आपको निभानी है। हम सब जानते हैं कि भारत की रीढ़ की हड्डी कृषि क्षेत्र और किसान हैं। किसान ही भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अंग है। मेरा मानना यह है कि जो ये 3 कृषि अध्यादेश सरकार लेकर आई है, यह भारत के किसानों के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। यह भारत के किसानों को गुलाम बनाने की साजिश है। और मेरा मानना यह है कि अगर आने वाले समय में हम इन कृषि कानूनों का विरोध नहीं करते हैं और एक बार अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग इसमें घुस जाते हैं, तो फिर आप मान लीजिएगा कि इस देश से किसानी और जो छोटे छोटे किसान हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे और बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति ही खेती करेंगे। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ सरकार आपको रोजगार नहीं दे पाएगी, दूसरी तरफ जो आप खेती करके अपना गुजारा करने की सोच रहे हैं वो भी अब अडानी अंबानी को सौंप दिया जाएगा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ये जो 3 कृषि कानून हैं, इसमें सबसे पहला जो कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके तहत आपका जो मंडी है उसको ख़त्म करने की साजिश चल रही है, ताकि आप जो है आप मजबूर हो जाएं अपनी फसल को प्राइवेट हैंड्स में बेचने के लिए। और एक बार जैसे ही मंडियां ख़त्म हो जाएगी, एमएसपी की व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, तो फिर किसानों का भरपूर शोषण किया जा सके। दूसरा जो एक्ट है जिसके तहत 1955 के एसेंशियल एक्ट में बदलाव किया है, संशोधन किया है, और दलहनें हो गई, अनाज हो गया, तेल हो गया, इनको जो है ज़रूरी सामग्री की सूचियों से हटा दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग को बड़े पैमाने में इनवाइट किया गया है और इससे कालाबाजारी बढ़ जाएगी। यह भी किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होगा। और तीसरा जो कानून है वो तो उसकी तो बात ही अलग है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है। मतलब ज़मीन आपकी रहेगी, कागजी रूप से मालिक आप रहेंगे, ले अंबानी और अडानी लेंगे, खेती वो करेंगे, मुनाफा वो कमाएंगे और ज़मीन पर मजदूरी आप करेंगे। मैंने इस इकोनॉमी से जुड़ी हुई वीडियो में आपको ये 3 कानून इसलिए बताए क्योंकि भारत देश कृषि आधारित देश है, कृषि प्रधान देश है। अगर इन 3 काले कानूनों का विरोध हमने नहीं किया तो आप मान लीजिए कि एक तो वैसे ही रोजगार नहीं मिलेंगे, एक तो वैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति गंभीर बनी रहेगी आने वाले समय में, और अगर फिर हमसे खेती करने का अधिकार भी प्राइवेट हाथों को सौंप दिया जाएगा तो फिर ये देश करेगा क्या, कैसे अपनी रोटी जुगाड़ेगा? ये सवाल बहुत गंभीर है। डेथ वारंट स्थापित होगा ये अध्यादेश। अब सारा का सारा बड़े पूंजीपतियों को एक बेनिफिट पहुंचाने के लिए किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जरिया लेके आया जा रहे। लेने वाले पे कोई कानून नहीं, देने वाले चारों तरफ से बांध के रखे। एमएसपी को हटा नहीं रहे, फिलहाल दे दो एमएसपी, ईब दे दो एमएसपी। एमएसपी लागू होगी और खरीद की गारंटी क्यों नहीं दी जाती?